हेलो बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन जो है पी ब्लॉक में बेस्ड। बेटा हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं पी ब्लॉक के ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14, मतलब जो पी ब्लॉक आपके क्लास 11th में है उसके क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि आपके टॉपिक्स वाइज है, ड्रिल वाइज है, एग्जाम्पलर में है और पीवाईक्यू में, सारे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टॉपिक वाइज क्वेश्चन से। तो टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन में जो पहला टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है बोरॉन फैमिली से। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन में बोलता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई क्या होगा। अब देखो वैसे होता क्या है, अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप जाने की बच्चों, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ता है। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, बाबा अली गए इन थाईलैंड, टीएल। तो बेटा साइज तो हमें ऐसे था एक्सपेक्टेड, तो ये था हमारा एक्सपेक्टेशन। हमें लगता है कि साइज जो होता है उससे, उसमें बोरोन हैज द स्मॉलेस्ट साइज, उससे बड़ा एल्यूमिनियम, देन गैलियम, इंडियम, देन थेलियम। लेकिन जो एक्चुअल साइज होता है, इसमें जो एक्चुअल साइज होता है थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस पढ़ा था हमने कि बोरॉन के बाद गैलियम आता है और गैलियम के बाद एल्यूमिनियम। ये था साइज का ऑर्डर। इसका मतलब ये होता है कि एल्यूमिनियम और गैलियम में एल्यूमिनियम बड़ा होता है गैलियम से। भाई इसका रीजन क्या, इसका रीजन था आपका पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। गैलियम में क्या होते हैं बच्चों, गैलियम में आपके होते हैं डी ऑर्बिटल। और बेटा जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो पुअर शील्डर होते हैं। तो क्योंकि वो पुअर शील्डर होते हैं तो इसलिए क्या होता है, इसलिए वो शील्डिंग रोक नहीं पाते और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से, जिससे क्या होगा, जिससे वो इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा और साइज छोटा हो जाएगा, जो कि एल्यूमिनियम में नहीं होता है। तो इसी वजह से बेटा, इसी वजह से गैलियम जो होता है वो छोटा होता है एल्यूमिनियम से। और जो साइज ऑर्डर होता है, जो साइज ऑर्डर होता है वो बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, देन इंडियम, देन थेलियम। दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज। तो गैलियम जो है वो छोटा होता है एल्यूमिनियम से बिकॉज ऑफ रीजन ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। तो आंसर क्या होगा इसमें, आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, बोरॉन इज द स्मॉलेस्ट, देन गैलियम एंड एल्यूमिनियम इज द लार्जेस्ट आउट ऑफ बोरॉन, गैलियम एंड एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For the compound having the formula GaAlCl4, ठीक है, the correct option for the from the following is। देखो भाई होता क्या है, ये GaAlCl4 बना कैसे, इसमें होता क्या है, जो एल्यूमिनियम होता है बच्चे वो आपका क्या होता है, वो आपका इस तरह से होता है, AlCl4 नेगेटिव होता है और गैलियम जो होता है वो Ga प्लस होता है। तो गैलियम का बेटा इससे कैसा होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड। तो क्लोरीन ना, क्लोरीन का तो एल्यूमिनियम से क्लोरीन का एल्यूमिनियम से कोवलेंट बॉन्ड है, क्लोरीन का गैलियम से नहीं है कोवलेंट बॉन्ड। क्लोरीन जो है वो 4 क्लोरीन एल्यूमिनियम से कोवलेंटली बॉन्डेड है। गैलियम जो है उसका बॉन्ड जो है ये प्लस है और AlCl4 माइनस है। तो गैलियम का जो बॉन्ड है AlCl4 माइनस के साथ वो आयोनिक बॉन्ड है, ना कि कोवलेंट बॉन्ड है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है Al फॉर्म बॉन्ड विद बोथ एल्यूमिनियम एंड गैलियम। नहीं, जो Cl होता है उसका बॉन्ड जो होता है गैलियम से नहीं है, उसका बॉन्ड सिर्फ एल्यूमिनियम से, गैलियम का तो सिर्फ आयोनिक बॉन्ड है। बी बोलता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गैलियम इन द सॉल्ट GaAlCl4 इज +3। नहीं, इस कंपाउंड में जो गैलियम है बेटा वो Ga प्लस है, मतलब +1 है गैलियम की, ना कि +3 है। अगला बोलता है Ga इज कोऑर्डिनेटेड विद क्लोरीन इन GaAlCl4। नहीं, कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है क्लोरीन का Ga के साथ, गैलियम का तो सिर्फ आयनिक बॉन्ड है। तो बचा लास्ट ऑप्शन, लास्ट में बोलता भी है Ga इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एल्यूमिनियम एंड इज प्रेजेंट एज अ कटायनिक पार्ट। बिल्कुल सही है, इट इज प्रेजेंट एज अ कटायनिक पार्ट ऑफ द सॉल्ट इन गैलियम एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात कहता है, कटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आंसर क्या होगा बेटा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। Which of the following has a structure similar to graphite? इनमें से किसका स्ट्रक्चर जो है ग्रेफाइट से सिमिलर है। तो बेटा देखो सुनो, होता क्या है, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है शीट लाइक स्ट्रक्चर। कैसे भाई, ग्रेफाइट जो होता है उसमें इस तरह से होता है, कार्बन एटम के 3 कार्बन से बॉन्ड होता है इस तरह से। और इस तरह से जो हमारा ग्रेफाइट होता है उसमें एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो कि हेक्सागोनल शीट्स होती है। तो इस तरह से जो हर एक मैंने डॉट बनाया है बेटा, ये हर एक डॉट जो है इसमें कार्बन है, हर एक डॉट्स में जो आपका जो है कार्बन है। और ये हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर जो है आपका फॉर्म होता है लाइक दिस, राइट। नीचे सेम ऐसे एक शीट होगी, सेम ऐसी शीट होगी इस तरह से, जो कि होगी किसकी, जो कि होगी आपकी वही ग्रेफाइट की शीट।
और इन शीट्स में क्या होगा, इन शीट में आपका होता है वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनकी आपस में अट्रैक्शन होती है। तो अब देखते हैं कार्बन जो होता है, ईच कार्बन एटम बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम, राइट। सेम ऐसा ही होता है बोरोन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर। मैं अगर आपसे बोलूं कि यहाँ मान लीजिए इस तरफ बोरोन है और बोरोन का 3 नाइट्रोजन से बॉन्ड होगा, कि बोरोन भाई बोरोन की जो कोवलेंसी होती है वो 3 होती है, तो बोरोन का 3 नाइट्रोजन से बॉन्ड है। और सिमिलरली नाइट्रोजन जो है बेटा, नाइट्रोजन का भी 3 बोरॉन से बॉन्ड है, नाइट्रोजन का भी 3 बोरॉन से बॉन्ड है। तो हर किसी के 3 3 बॉन्ड है, बोरोन के भी 3 बॉन्ड है विद एन, और एन के 3 बॉन्ड होंगे विद बी। तो जैसे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है सेम वैसा ही स्ट्रक्चर होता है हमारे बोरोन नाइट्राइड का। तो इसीलिए जो आंसर होगा वो होगा बी एन, मतलब ए ऑप्शन। तो बी एन हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक ग्रेफाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बोरॉन इज एक्सट्रीमली हार्ड इंडिकेटिंग इट्स हाई लैटिस एनर्जी, बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड बोलता है बोरॉन हैज अ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू इट्स अदर ग्रुप मेंबर। बच्चों सुनो, बोरॉन जो होता है वो एज अ B12 का एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ B12। तो B12 जो होता है उसमें बोरॉन बोरॉन के बीच में होता है कोवलेंट बॉन्ड। तो बोरॉन बोरॉन कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए बोरॉन का एक लैटिस फॉर्म होता है, अमरफस स्ट्रक्चर होता है इसका, अमरफस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये, और एक लैटिस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ये, और जिसकी वजह से बोरॉन बोरॉन होता है कोवलेंट बॉन्ड। और एक बोरॉन जो होता है उसमें 12 बोरॉन होते हैं, क्लस्टर फॉर्म में 12 बोरॉन लगे होते हैं, इसलिए बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो बिल्कुल सही है, इसका हाई लैटिस एनर्जी होती है क्योंकि इसका जो बॉन्ड तोड़ना है वो पड़ेगा, तो वी हैव टू ब्रेक 12 कोवलेंट बॉन्ड, जो कि मुश्किल पड़ेगी, इसीलिए इसकी लैटिस एनर्जी काफी हाई होती है, बिकॉज सिंगल बोरॉन नहीं है, बोरॉन के साथ 12 बोरॉन लगे हुए हैं और एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। स्टेटमेंट 2 कहता है बोरॉन का हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बोरॉन किस करता है इन द फॉर्म ऑफ B12। तो बेटा B12 को तोड़ना मुश्किल ही तो होगा, क्योंकि 12 बोरॉन है, तो ऑब्वियसली बात है इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज वी नीड मोर एनर्जी टू ब्रेक द ऑल बॉन्ड ऑफ बोरॉन, इसलिए बोरॉन रिक्वायर्ड वेरी हाई टेम्परेचर, दैट्स व्हाई बोरॉन हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही बात कर रही है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म। भाई एल्यूमिनियम जो होता है वो +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, और नाइट्रोजन जो होता है वो -3 शो करता है। अब खुद दिमाग लगा लो, एल्यूमिनियम +3 नाइट्रोजन -3, तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, AlN ही तो बनेगा। जस्ट लाइक बोरोन नाइट्राइड, एल्यूमिनियम भी एल्यूमिनियम नाइट्राइड फॉर्म करता है, तो फॉर्मूला होता है AlN, जस्ट लाइक बोरोन नाइट्राइड। तो आंसर क्या होगा बेटा, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं वो बेस्ड होंगे इंपॉर्टेंट ट्रेंड एंड अनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ बोरॉन पे। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोलता है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज डाइमर Al2Cl6, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है इन सॉलिड स्टेट एज वेल इन सॉल्यूशन ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज बेंजीन, ठीक है। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट गिव्स व्हाट, ठीक है भाई। देखो, जब बेटा Al2Cl6 को आप पानी में करोगे डिसॉल्व, तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं, आपका जो भी क्लोरीन होता है वो हट के वाटर आ जाता है। तो होगा क्या, आपके जो होंगे एल्यूमिनियम जो है वाटर के साथ बॉन्ड फॉर्म कर देगा, बिकॉज एल्यूमिनियम की बहुत ही अच्छी होती है हाइड्रेशन एनर्जी। एल्यूमिनियम आयन हैज़ अ वेरी गुड हाइड्रेशन एनर्जी, तो वो आराम से 6 के 6 वाटर्स को सराउंड कर देगा, और 6 के 6 वाटर को सराउंड करके एल्यूमिनियम के साथ बना देंगे बॉन्ड, और बन जाएगा AlH2O होल 6 3+। एल्यूमिनियम हैज़ अ 3+ चार्ज, और 300 Cl है हमारे, बाकी 3 HCl वो आपके बाहर आ जाएंगे। 6 HCl करना पड़ेगा, तो बैलेंस कर लेना बाद में, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कुछ ऐसा कंपाउंड आपको बन के दिखेगा जब भी आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है डाइमर जो होगा उसका जब पानी में डिजोल्व होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम की बहुत ज़्यादा क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी होती है। और एल्यूमिनियम का आप जानते हो एल्यूमिनियम है 6 कोवलेंसी, तो आपका इसीलिए कंपाउंड जो है ये कंपाउंड फॉर्म हो पाया, क्योंकि एल्यूमिनियम 6 कोवलेंसी दिखा पाता है। तो आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। Among the halides BCl3, AlCl3, GaCl3, InCl3, the order of decreasing Lewis acid character पूछ रहा है, क्या होगा decreasing Lewis acid character। अब देखिए भाई, अगर हम बात करें BCl3 में, तो BCl3 में बेटा जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है, लेकिन जो क्लोरीन होता है उसकी क्या होती है, उसकी होती है बैक बॉन्डिंग। क्लोरीन जो होता है वो बैक बॉन्डिंग करता है। बैक बॉन्डिंग होती क्या है भाई, क्लोरीन के पास जो है इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, और बोरोन के पास जो है एम्प्टी ऑर्बिटल है।
तो बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डालता है, इसे वो कहते हैं बैक बॉन्डिंग। और सिर्फ सिर्फ BCl3 में क्यों, सब में ही हो गया कि सभी में एम्प्टी ऑर्बिटल है, भाई सभी में क्लोरीन लगा हुआ है, और जितने सेंट्रल एटम है एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम सबके पास, इन सब के पास आपके एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं बेटा। इन सब के पास इनका जो 2p है 3p है वो खाली पड़ा हुआ है। तो सेम गैलियम में भी होगा, गैलियम में भी आपका क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, सब में होगी बैक बॉन्डिंग। लेकिन बैक बॉन्डिंग कंडीशन क्या होती है, बैक बॉन्डिंग कब अच्छी होती है, जब दोनों ऑर्बिटल जो हो ऑलमोस्ट सेम साइज की हो। ठीक है, अब होता क्या है, और ऊपर से बोरॉन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो क्योंकि बैक बॉन्डिंग अच्छी तभी होती है ऑर्बिटल जो है छोटा साइज का हो और सेम साइज का हो, सेम एनर्जी का हो। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो बोरॉन होता है, बोरॉन बच्चे आपका, वो आपका अच्छे से बैक बॉन्डिंग कर पाता है। और बेटा क्योंकि अच्छे से बैक बॉन्डिंग कर पाता है तो इसलिए क्या होता है, तो इसीलिए बोरॉन जो होता है उसको ज़रूरत नहीं है किसी और से इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि क्लोरीन उसको ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन दे रहा है बाया बैक बॉन्डिंग। लेकिन अगर हम बात करें AlCl3 में, GaCl3 में, तो वहाँ पर अच्छी बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है। तो बेटा इसीलिए क्योंकि इनको अच्छी बैक बॉन्डिंग नहीं मिल पा रही है, तो बाकी लोग जो है वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे, पर बोरॉन लेना नहीं चाहेगा। और जितना हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जो होती है बेटा, अगर मैं बात करूं बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी वो डिक्रीज होती है। जितना साइज बढ़ेगा सेंट्रल मेटल एटम का, उतना जो प्रॉपर्टी है बैक बॉन्डिंग की कम होती जाएगी। इसलिए अगर मैं बात करूं इन सब में से, तो टेंडेंसी टू फॉर्म बैक बॉन्डिंग, टू फॉर्म बैक बॉन्डिंग बेटा क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। और डिक्रीज होगी तो इट मीन्स वेरी ऑब्वियस कि इंडिया जो होता है उसको वो क्लोरीन से अच्छा करनी पाएगा बैक बॉन्डिंग, तो उसे इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं क्लोरीन क्लोरीन से, तो वो बाकी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। इसलिए सबसे अच्छा एसिड जो होगा लुईस एसिड, वो इंडियम होगा। उससे खराब होगा गैलियम, उससे खराब एल्यूमिनियम, सबसे खराब जो एसिड होगा लुईस एसिड होगा बोरॉन, क्योंकि इसको ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो फोर्थ विल बी द मोस्ट एसिडिक, दिस वन इज द मोस्ट एसिडिक, फोर्थ इज द मोस्ट एसिडिक। एंड आपका जो वन है ट्रिपल लीस्ट एसिडिक, तो ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर हमारा इस तरीके से होगा। तो आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मिनिमम हीट ऑफ डिसोसिएशन। देखो भाई मिनिमम हीट मतलब होता है कौन सबसे थोड़ी सी हीट देने पर ही ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक कब होगा, ब्रेक कब होगा, जब वो ब्रेक होना चाहेगा। अगर किसी का बॉन्ड अच्छा नहीं है तो थोड़ी सी हीट देने में ब्रेक बॉन्ड टूट जाएगा, लेकिन अगर इसका बॉन्ड अच्छा है तो वो बॉन्ड तोड़ने के लिए वी नीड मोर हीट। तो अगर हमें पूछता है मिनिमम डिसोसिएशन किसका होगा, इसका मतलब पूछ रहा है किसका सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है कि थोड़ी सी हीट देने में टूट जाएगा। अब हमें पहचानना इन सब में सारे के सारे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं, सब सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में से जो एडिट फॉर्म हुआ है यहाँ पर, सबसे पुअर बॉन्डिंग किसकी है। तो बेटा मेरी बात सुनो, हो क्या रहा है इस बॉन्डिंग में, बोरॉन को जो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपना लोन पेयर दे रहा है, क्योंकि बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, अब बोरॉन तब लेगा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से जब बोरॉन के पास कमी होगी इलेक्ट्रॉन की। क्या होगी, कमी होगी इलेक्ट्रॉन की। अब देखिए यहाँ पर लगा है फ्लोरीन, यहाँ पर लगा है मिथाइल, एक मिथाइल, यहाँ लगा है 2 मिथाइल, यहाँ लगे 3 मिथाइल। बेटा जो मिथाइल होता है क्या है, CH3 जो होता है ये शो करता है आपका प्लस आई इफेक्ट। अगर आपने पढ़ा है अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट तो पढ़ा होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से होता है। तो CH3 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो होता है प्लस इफेक्ट, तो इसलिए CH3 जो है वो प्लस आई मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर शो कर रहा है। वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको दे रहा है, बोरॉन को दे रहा है। जितने ज्यादा CH3 ग्रुप लगे हो बोरॉन के, उतना ज्यादा बोरॉन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर बोरॉन को इलेक्ट्रॉन CH3 से मिल रहा है तो वो नाइट्रोजन से क्यों लेगा इलेक्ट्रॉन। तो बेटा यहाँ पर सब में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो मिल रहा है बोरॉन को, वो मिल रहा है इस वाले कंपाउंड में, डी वाले ऑप्शन में। डी क्यों, क्योंकि बेटा इस ऑप्शन में आप देख रहे हो बोरॉन के साथ लगे हुए 3 CH3, तो क्योंकि अगर इसके साथ लगे हुए 3 CH3 तो इसको ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन CH3 से मिल रहे हैं। तो जब बच्चों ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन CH3 से मिल रहे हैं तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, लेना चाहेगा नहीं वो। तो इसका बॉन्ड जो होगा उतना स्ट्रांग होगा नहीं, और जब बॉन्ड स्ट्रांग होगा नहीं तो थोड़ी सी हीट देते ही बॉन्ड टूट जाएगा। इसका मतलब मिनिमम हीट ऑफ डिसोसिएशन जो होगा वो होगा डी ऑप्शन का। तो आंसर हमारा होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। क्यों, बिकॉज ये शो करता है प्लस आई इफेक्ट है ना, एंड more the number of CH3 ग्रुप, ठीक है ना, ऑन बोरॉन, तो लुईस एसिड कैरेक्टर जो है, नेचर जो है बोरॉन का, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है।
इसी वजह से जो है आपका जो नाइट्रोजन और सी का बॉन्ड, बोरोन का बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा। वीक क्यों होगा, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ CH3 ग्रुप लगे हुए इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन BCl3 ट्रीटेड विद द वाटर। अब देखो होता क्या है, जब BCl3 ट्रीट करता है, पानी से डालता है, पानी में जाएगा, तो होता है क्या, पानी जो होता है वो बनाएगा बॉन्ड। तो ये रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कब होता है, हाइड्रोलिसिस तब होता है जब सेंट्रल मेटल के पास एटलीस्ट एम्प्टी ऑर्बिटल। देखो दो कंडीशन हाइड्रोलिसिस की। पहला कंडीशन तो ये होती है इन दोनों में डिफरेंस हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। भाई बोरोन पे प्लस चार्ज हो, क्लोरीन में माइनस चार्ज हो, अगर दोनों एलिमेंट सेम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हैं तो फिर वाटर जो है किसको देगा इलेक्ट्रॉन, किसमें प्लस चार्ज होगा ही नहीं, किसको देगा इलेक्ट्रॉन। तो पहला कंडीशन ये होता है हाइड्रोलिसिस का कि द बोथ द एलिमेंट मस्ट हैव डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये होती है जब ऑक्सीजन जो होता है अपना लोन पर देने जाता है, बाय हाइड्रोलिसिस होता है कि ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म करता है बाय गिविंग द इलेक्ट्रॉन इन द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम। अगर सेंट्रल एटम पे बेटा एम्प्टी ऑर्बिटल होगा ही नहीं, जरूरी नहीं सेंट्रल पे दे, कंडीशन जरूरी नहीं है, बस इन दोनों में से किसी के पास देयर शुड बी एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है बोरॉन पर अटैक करेगा तो बोरॉन का देखेगा एम्प्टी ऑर्बिटल, तब जाता है बोरॉन के पास, तो बोरॉन हैज एम्प्टी ऑर्बिटल है, बोरॉन के पास उसका 2p वाला लास्ट वाला ऑर्बिटल खाली है। तो इसीलिए बोरॉन जो है हाइड्रोलिसिस कर पाता है, या फिर जिस जिस एलिमेंट के पास आपका एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होगा वो हाइड्रोलिसिस नहीं कर पाता। ऐसे कि मीथेन, बेटा मीथेन के पास कार्बन एम्प्टी ऑर्बिटल है नहीं, तो मीथेन जो होता है हाइड्रोलिसिस नहीं करता है। तो BCl3 करता है हाइड्रोलिसिस, तो क्या करता है BCl3 वाटर से रिएक्ट करेगा और बना देगा आपका BOH होल थ्राइव, मतलब सारे के सारे Cl निकल जाएंगे और वहाँ पर OH आ जाएगा, तो BOH होल थ्राइव बन जाएगा और HCl बाहर आएगा। बेटा ये क्या है, ये आप कुछ नहीं है, ये होता है H3BO3, मतलब इसे कहते हैं बोरिक एसिड। तो बन क्या गया, व्हेन वी डू हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरॉन ट्राइक्लोराइड तो बनता है आपका बोरिक एसिड और बनता है HCl। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर व्हाट, C, बोरिक एसिड एंड HCl। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट बोलता है द हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ बोरॉन। अच्छा, गलत बात है ये तो। द हाइड्रोक्साइड ऑफ बोरॉन इज बेसिक while that of aluminum is amphoteric। अच्छा, द हाइड्रोक्साइड ऑफ बोरॉन इज एसिडिक while that of aluminum is amphoteric। ये बात सही कह रहा है। क्यों भाई, सुनो, जितना ऊपर जाएंगे, ग्रुप की बात करें, जितना ऊपर जाएंगे वो साइज छोटा होता है, साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो बेटा इसीलिए जो होता है बोरॉन की टेंडेंसी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के एल्यूमिनियम से। और यही रीज़न है कि जो बोरॉन का ऑक्साइड होता है B2O3 होता है, हाइड्रोक्साइड बोल दूँ, BOH3 होल थ्राइस बोलूँ, ये एसिडिक होता है। इसका मतलब आप इसे क्या बोलते हो, यही तो है बोरिक एसिड। तो नाम ही बोरिक एसिड है तो ये क्या है, एसिडिक है। लेकिन आप देखिए एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड होता है, यानी कई बार पढ़ा होगा, एल्यूमिनियम जिंक ये सब हो गए, क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। क्यों भाई, एल्यूमिनियम जो होता है वो नीचे आता है, बोरोन का नीचे आएगा, तो ऑब्वियसली बात है बोरोन टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट अच्छे से कर नहीं पा रहा तो ऑब्वियसली बात है एसिडिक क्यों होगा, तो थोड़ा कम होता है एसिडिक से, मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इट बिकम एम्फोटेरिक। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर C, कि बोरोन का हाइड्रोक्साइड जो है वो तो एसिडिक है पर एल्यूमिनियम का एम्फोटेरिक होता है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है BCl3 AlCl3 दोनों लुईस एसिड है और BCl3 जो है स्ट्रॉन्गर है AlCl3 से। पहला स्टेटमेंट ही सही है। हम जानते हैं दोनों लुईस एसिड क्यों है कि भाई दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों में जो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। बोरॉन भी आपका 6 इलेक्ट्रॉन होते सेंट्रल एटम में और इन्होंने 6 होते बिकॉज दे में कोवलेंट बॉन्ड, तो दोनों ही इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसका मतलब दोनों ही लुईस एसिड है। और बोरॉन जो है वो बेटर एसिड है, क्यों, क्योंकि बताया था बोरॉन जो होता है साइज छोटा है, साइज छोटा है तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो इसका मतलब ये बेटर लुईस एसिड है कंपेरेबल टू एल्यूमिनियम। तो आंसर क्या होगा, तो बच्चा आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। आगे बढ़ते हैं, द रिलेटिव लुईस एसिड कैरेक्टर ऑफ बोरॉन ट्राइहलाइड इज इन द ऑर्डर ऑफ। पूछ रहा है लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होगा। देखो बच्चों, लुईस एसिड कैरेक्टर मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैरेक्टर। ठीक है। अब यहाँ देखिए सभी में बोरॉन बोरॉन बोरॉन, सेंटर एटम में बोरॉन है, बस फर्क है हैलोजन का, कहीं पर Fi है, Br है, F है, Cl है, हो गया रहा है। बोरॉन जो आप जानते हो बोरॉन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की होती है बिकॉज बोरॉन पे होते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल, लेकिन साथ में जो बैठा हुआ हैलोजन है वो उसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कैसे दे रहा है इलेक्ट्रॉन दे रहा है बाय बैक बॉन्डिंग। अगर मैं बात करूँ BF3 का, BCl3 का, BBr3 का और Bi3 का, बेटा बैक बॉन्डिंग ये सारे हैलोजन बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं बोरॉन के साथ। सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग करता है फ्लोरीन।
क्यों करता है फ्लोरीन? द रीजन इज, देखो पहले तो बैक बॉन्डिंग कंडीशन क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। दूसरी बात, ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी ताकि बैक बॉन्डिंग अच्छी हो पाए। 2p के अच्छे करते कंपेयर टू 3p। तो अब ऐसी बात है 2p का ऑर्बिटल अच्छी करेगा बैक बॉन्डिंग, अच्छी करेगा बैक बॉन्डिंग, तो BF3 का बॉन्डिंग अच्छी है, इसलिए फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दे देगा इजीली, और बोरॉन जो है वो खुश हो जाएगा। तो जब बोरॉन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं फ्लोरीन से, तो वो जगह जगह क्यों ढूंढेगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑन द अदर हैंड BCl3 में अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी नहीं, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला बोरॉन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है थोड़ा सा ज़्यादा, और ये वाला तो बैक बॉन्डिंग और ख़राब होगी, तो ये और डेफिशिएंट है और ये वाला और डेफिशिएंट है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी जो है इलेक्ट्रॉन की वो Bi3 में होगी। तो Bi3 जो होगा ये सबसे अच्छा लुईस एसिड होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाके क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग टेंडेंसी आपकी डिक्रीज हो रही है। बैक बॉन्डिंग टेंडेंसी क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इसीलिए इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए बेटा एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो Bi3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड BF3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, इट इज द वीकेस्ट एसिड। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, Bi3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, देन BBr3, देन BCl3 एंड BF3 इज द वीकेस्ट एसिड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेस्ड होगा बेटा सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन पे। क्वेश्चन है पहला, when orthoboric acid is heated with residue left is, जब आप ऑर्थोबोरिक एसिड बोरिक एसिड को हीट करोगे तो क्या होता है, तो बेटा सारा वाटर निकल जाता है और क्या हो जाएगा, बन जाएगा एनहाइड्रस। व्हाट इज एनहाइड्रस, क्या बनेगा, बोरॉन एनहाइड्राइड बन जाएगा, मतलब B2O3 बन जाता है, इसे बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड। जब सारा वाटर निकल जाता है तो ऑब्वियसली बात है इट कन्वर्ट इनटू इट्स ऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड, क्योंकि वाटर निकल चुका है इसलिए एनहाइड्राइड मतलब सूख गया है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोरिक एनहाइड्राइड। अगला क्वेश्चन, बोरिक एसिड ऑन हीटिंग एट 150 डिग्री सेल्सियस गिव क्या। देखो सेम क्वेश्चन आ गया, जब हम हीट करेंगे बोरिक एसिड को एट 150 डिग्री सेल्सियस तो क्या बनता है, तो बनता है बोरिक एनहाइड्राइड B2O3 प्लस वाटर बाहर निकलता है। तो आंसर क्या होगा बेटा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो जो क्वेश्चन कह रहा है हमें बोरिक एसिड व्हेन हीटिंग एट 150 डिग्री सेल्सियस गिव क्या देता है बच्चों, तो जब हम हीट करेंगे बोरिक एसिड को एट दिस टेम्परेचर, है ना, एट दिस टेम्परेचर, टेम्परेचर स्पेसिफिक कर दिया, अगर हमने बहुत हीट कर दिया तब तो ऑब्वियसली बात तो ये बन जाता है, लेकिन उसको बोल रहा है कि जब इसमें करेंगे हीट तब क्या होगा, तब बेटा आपका H2B4O7 बनता है, साथ में वाटर निकलता है। तो दिस इज द कंपाउंड फॉर्म व्हेन वी हीट बोरिक एसिड एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाइबोरन स्ट्रक्चर। ठीक है, डाइबोरन स्ट्रक्चर कैसा होता है, बोरॉन दो, B2S6 की बात कर रहा है, पहली बात तो ये है कैसा, दो बोरॉन होंगे तो डाइबोरन बोला गया है। तो आपका दो बोरॉन होंगे, 4 हाइड्रोजन तो सिंपली ऐसे होंगे, और 2 हाइड्रोजन जो होगा वो आपका इस तरीके से होगा, जिसे हम बोलते हैं ब्रिजिंग हाइड्रोजन, ब्रिज पे होगा। ब्रिज क्यों बोला है, क्योंकि आप खुद देखो उसका स्ट्रक्चर जो है वो ब्रिज की तरह बन रहा है, मतलब एज अ ब्रिज, ब्रिज की तरह दिख रहा है, ब्रिज की तरह दिख रहा है, देख रहे हो। ठीक है, बनाना बॉन्डिंग भी कहते हैं इसको हम। अब ये ब्रिज बॉन्डिंग जो होता है इसमें होता क्या है, आप देखिए ये जो 4 बॉन्ड है नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है। कैसे नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है, जो 2 इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है। तो बेटा ये जो बॉन्ड है ये नॉर्मल आपका 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। इसका मतलब 2 न्यूक्लियस, एक हाइड्रोजन का एक बोरॉन का, और 2 इलेक्ट्रॉन भी है, मतलब 2 सेंटर, है ना, 2 सेंटर 2 न्यूक्लियस और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर 2 न्यूक्लियस मतलब, और 2 इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल बॉन्ड, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड ऐसा ही होता है। और लेकिन जो ब्रिज वाला बॉन्ड है इसमें क्या है बेटा, इसमें थोड़ा कुछ खास बात है। कैसे, इस पूरे में क्या होता है, मान लीजिए ये जो बॉन्ड है ये एक्चुअली इसका बॉन्ड था, ये तो नॉर्मली इसने एक्स्ट्रा बना दिया, असल में था इसका बॉन्ड, और ये वाला जो था इसका बॉन्ड था। पढ़ा होगा आपने स्ट्रेट डाई बॉन्ड का, तो पता होगा ये बॉन्ड एक एक्स्ट्रा होता है, ये बॉन्ड एक एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहीं से आए हैं, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बस 2 यहीं के हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन तो पूरे उसमें 2 ही है, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस तो 2 एटम 3 एटम के, तो 3 न्यूक्लियस है, मतलब 3 सेंटर है, 2 बोरॉन का और 1 हाइड्रोजन का। तो बेटा ये क्या होगा, ये है, ये जो बॉन्ड है आपका, दिस विल बी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 2 ही इलेक्ट्रॉन पर घूम रहे हैं वो 3 सेंटर पे। सेम नीचे वाला भी ऐसे ही होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो बेटा 2 बॉन्ड आपके 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, और 4 बॉन्ड आपके 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इट हैज़
2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, मतलब आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द एडिशन ऑफ मिनरल एसिड टू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स द कंपाउंड फॉर्म इज व्हाट। ठीक है भाई, भाई बोरेक्स क्या होता है, ये होता है आपका Na2B4O7। तो जब आप बोरेक्स में ऐड करते हो कोई भी एसिड, मान लीजिए आप डालते हो H2SO4 ऐड करते हो, पानी में डालेंगे बिल्कुल, तो क्या बनता है बच्चों, इससे बनता है आपका सोडियम सल्फेट और साथ में आपका बनता है बोरिक एसिड। तो बेटा ये प्रिपरेशन होती है बोरिक एसिड की, बोरिक एसिड बनता है बोरेक्स, बोरेक्स से। तो बोरेक्स अगर आप लेते हो Na2B4O7 जो कि बोरेक्स हमारा होता है, यूज होता है फॉर क्लीनिंग पर्पज के लिए, इससे बनाते हैं बोरिक एसिड व्हेन वी ट्रीट बोरेक्स विद द मिनरल एसिड। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बोरिक एसिड या फिर बोलो ऑर्थोबोरिक एसिड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बोरिक एसिड इज अ पॉलीमरिक बिकॉज, बोरिक एसिड पॉलीमरिक मतलब क्या, अगर आपने देखा होगा स्ट्रक्चर बोरिक एसिड का दिखता कैसे बेटा, बोरिक एसिड बना के दिखाती हूँ आपको इस तरह से, ऐसे होता ये है बोरिक एसिड। तो मान लीजिए एक यूनिट बोरिक एसिड की ये है और दूसरी यूनिट जो बोरिक एसिड की कुछ इस तरीके से है। तो आप देख रहे हैं जो इनके बीच में बॉन्ड होगा ये वाला, ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। सेम ऐसे ही हर ऑक्सीजन हर हाइड्रोजन बोरिक एसिड का एच बॉन्डिंग शो करता है। तो मैंने सिर्फ दो दिखाई है मॉलिक्यूल की एच बॉन्डिंग, सारे ऑक्सीजन की एच बॉन्डिंग ऐसे होती है, सारे हाइड्रोजन आपस में एच बॉन्डिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है, बोरिक एसिड आपस में इकट्ठा क्लस्टर बना देता है, एक तरह से बहुत सारे बोरिक एसिड जुड़े होते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बोरिक एसिड में आपकी जो होती है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिखा दिया कैसे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो बोरिक एसिड आप कहते हो पॉलीमर फॉर्मिंग कर रहा है, क्योंकि सारे जो H3BO3 स्ट्रक्चर है वो सब आपस में बहुत पास पास है, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो पॉलीमर बन जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा कि पॉलीमर क्यों है, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ H बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फॉर्मूला ऑफ मिनरल बोरेक्स। बेटा मिनरल बोरेक्स कुछ नहीं बताया था, बोरेक्स क्या होता है, Na2B4O7 बोरेक्स होता है, लेकिन साथ में बोरेक्स में होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन। कितने होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन, तो बेटा बोरेक्स में होते हैं 10H2O, तो बोरेक्स में आपके 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन होते हैं। ये होता है स्ट्रक्चर मिनरल बोरेक्स का। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेटा अगला क्वेश्चन आएगा यूज ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम एंड देयर कंपाउंड पे। क्वेश्चन नंबर पहला, बोरिक एसिड इज नॉट यूज। तो बोरिक एसिड कहाँ यूज नहीं होता है, एंटीसेप्टिक में यूज करते बोरिक एसिड। एज अ फ्लक्स इन सोल्डरिंग नहीं, यहाँ नहीं। सोल्डरिंग करने के लिए जब हम सोल्डरिंग करते हैं, जब हम दो चीज़ को जोड़ते हैं आपस में, तो हम बोरिक एसिड का यूज़ नहीं करते। बाकी बोरिक एसिड जो हम करते हैं फॉर मेकिंग ऑप्टिकल ग्लासेस, इससे इनेमल बनता है, पॉटरी ग्लेजेस बनते हैं, सब बनता है, लेकिन फ्लक्स की तरह यूज़ नहीं होता सोल्डरिंग करने के लिए। तो ये यूज़ नहीं है बोरिक एसिड का। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर वर्ड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है वो होगा ग्रुप 14 एलिमेंट्स पे, मतलब कार्बन फैमिली पे। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन द कार्बन फैमिली विथ एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो क्या चीज़ें जो है, क्या चीज़ें इसमें से सही है। तो बेटा एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। अरे जब नीचे जाएंगे हम, कार्बन सिलिकॉन है ना, केमिस्ट्री स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। व्हेन यू डाउन द ग्रुप क्या है बेटा, डाउन द ग्रुप जाने में साइज भी बढ़ता है, साइज तो बढ़ता है। ये कह रहा है साइज घटता है, तो ये तो गलत है, गलत स्टेटमेंट कह रहा है। क्वेश्चन ने पूछा है क्या सही है, स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज करती है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं बेटा +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगर आपको याद होगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो होता क्या है, हम बात करें कॉन्फ़िगरेशन की, जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 NP2। तो कार्बन हमारा होता है 2s2 2p2, सिलिकॉन होता है हमारा 3s2 3p2, जर्मेनियम होता है 4s2 4p2, 5s2 5p2 एंड 6s2 6p2। अब होता क्या है, इसके आगे जो आगे के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पर आते हैं f ऑर्बिटल।
तो लेड के अंदर जब हम कॉन्फ़िगरेशन लेड की भरते हैं तो अंदर जो है एफ ऑर्बिटल भरने के बाद लेड की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो एफ पूरे 14 हो चुके हैं, डी पूरा 10 हो चुका है, फिर आया एफ ऑर्बिटल। तो इससे हुआ क्या, इससे बेटा ये होता है क्यों, ये है पुअर शील्डर। जब ये पुअर शील्डर होंगे तो शील्डिंग रोक नहीं पाएंगे। जब ये शील्डिंग रोक नहीं पाएंगे तो क्या होगा, तो न्यूक्लियस को अट्रैक्शन मिल जाएगी हमारे किससे, इलेक्ट्रॉन को। तो जो एस के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 6s2 में जो इलेक्ट्रॉन है उसको ईजिली अट्रैक्शन मिल रही है न्यूक्लियस से, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है निकलना नहीं चाहेगा, मतलब एज अ इनर्ट बिहेव करेगा बेटा। जब एज अ इनर्ट बिहेव करेगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तो सिर्फ पी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वही बाहर आएगा। और लेड जो है +2 स्टेट शो करना चाहेगा, ना कि +4। ऊपर वाले सारे +4 करेंगे, +2 भी कर सकते हैं, पर नीचे वाला जो लेड है उसका +2 फॉर्म ही ज़्यादा स्टेबल है, +4 फॉर्म लेड का स्टेबल नहीं होता। तो हम कहते हैं भाई डाउन द ग्रुप जाएंगे तो भाई डाउन द ग्रुप +2 ऑक्सीजन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, इसलिए हो रही है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों बोला गया है, कि दो इलेक्ट्रॉन जो है, वो जो पेयर के दो इलेक्ट्रॉन जो इसमें है वो इनर्ट हो चुके हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि PbCl4 PbCl2 में PbCl2 ज़्यादा स्टेबल है, PbCl4 लेस स्टेबल है, क्योंकि PbCl4 में लेड +4 में है और PbCl2 में लेड +2 में है। तो लेड +2 में रहना चाहता है। अगर मैं बोलूँ, मैं बताओ टिन में कौन सा स्टेबल होगा, +2 या +4, तो टिन में +4 ही होगा। यहाँ तक सारा +4 ही स्टेबल, +2 में कर सकता है लेकिन +4 स्टेबल, बस नीचे लेड में +2 स्टेबल होता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है कि +2 जो होता है ऑक्सीजन स्टेट वो बढ़ती है डाउन द ग्रुप जाने में। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी देखो, बॉन्ड एंथैल्पी आता है कैटिनेशन से। जितना अच्छा कैटिनेशन होगा आपस में इन दोनों का, मतलब कार्बन कार्बन का, सिलिकॉन सिलिकॉन का, उतनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अब मेरी बात सुनना, अगर मैं बात करूं कौन सा बॉन्ड अच्छा है, तो बेटा बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज कार्बन कार्बन का बॉन्ड बहुत अच्छा होता है। कार्बन कार्बन शो कैटिनेशन, कार्बन कंपाउंड बहुत सारे क्यों बनते हैं, कार्बन शो कैटिनेशन। वाई कार्बन शो कैटिनेशन, बिकॉज कार्बन कार्बन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। भाई कार्बन का जो होता है सेकंड सेकंड ऑर्बिटल का होता है ओवरलैपिंग, तो अच्छी ओवरलैपिंग होती है। सिलिकॉन में क्या होता है, थर्ड ऑर्बिटल करेंगे ओवरलैप, तो ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती है। तो बेटा इसीलिए कार्बन कार्बन का बॉन्ड बहुत अच्छा होता है। कार्बन कार्बन के बाद जो बॉन्ड अच्छा होता है वो होता है सिलिकॉन सिलिकॉन का। और बच्चों सिलिकॉन सिलिकॉन के बाद जो बॉन्ड्स अच्छा होता है वो होता है आपके टिन टिन का। और टिन टिन के बाद बेटा क्वेश्चन हमें बोलता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी इज, सबसे अच्छी बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर पूछ रहा है क्या है। भाई बॉन्ड एंथैल्पी कैसे बॉन्ड एंथैल्पी आती है, किसका बॉन्ड स्ट्रांग है। अगर किसी का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने में। ठीक है, तो हमें देखना है किसका बॉन्ड स्ट्रांग है। तो बॉन्ड स्ट्रांग सबसे अच्छा होता है कार्बन कार्बन का, क्योंकि हमने पढ़ा है कार्बन कार्बन कैटिनेशन शो करता है। कैटिनेशन कब कोई शो करेगा, जब उसकी बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगी। तो कार्बन कार्बन नो डाउट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। वो इसका रीज़न ये है कि कार्बन कार्बन सेकेंड ऑर्बिटल करते ओवरलैप। सेकेंड ऑर्बिटल जो होते हैं, सेकेंड ऑर्बिटल जो होते हैं वो ज़्यादा छोटे होते हैं, छोटा होगा तो न्यूक्लियस पावर बहुत अच्छी होगी, तो जो ओवरलैपिंग होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है कार्बन कार्बन की। सिलिकॉन सिलिकॉन की उससे ख़राब होती है, इसलिए जो ऑर्डर होता है कार्बन कार्बन का सबसे मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, उसके बाद सिलिकॉन सिलिकॉन की होगी, उसके बाद आपके किसकी, जर्मेनियम की होती है बेटा, जर्मेनियम जर्मेनियम की। और इसके इक्वल होगी टिन टिन, टिन और टिन की आपस में इक्वली ऑलमोस्ट इक्वल होती है, हम इक्वलेंट मान सकते हैं। और फिर लास्ट में होगी केमिस्ट्री स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। लेड लेड की तो बहुत ही कम होती है, उसकी डिस्कस ही नहीं करते। तो यहाँ तक जो है कैटिनेशन यूजली हम देख पाते हैं, और सबसे कैटिनेशन जो है हमारा कार्बन करता है। अब यहाँ पर जो ऑर्डर दे रखा है उसमें हम जहाँ ऑर्डर जो अप्रोक्सीमेटली मैच कर रहा है वो आंसर है सी ऑप्शन। यहाँ पर जर्मेनियम टिन में टिन का जर्मेनियम ज़्यादा माना हुआ है, पर जर्मेनियम टिन की ऑलमोस्ट बराबर ही होती है बॉन्ड एंथैल्पी, बिकॉज दोनों कैटिनेशन पावर ऑलमोस्ट इक्वल ही होती है। तो इसीलिए कार्बन सबसे मैक्सिमम होगा, देन सिलिकॉन, देन टिन, जर्मेनियम ऑलमोस्ट इक्वल, और लेड की सबसे मिनिमम होती है बॉन्ड एंथैल्पी बिकॉज ऑफ द कैटिनेशन पावर, बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन द फॉलोइंग, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एलिमेंट है सब में से। तो हम सब जानते हैं भाई जो एलिमेंट सबसे ऊपर होगा ग्रुप में, है ना, वो क्या होगा, इट विल बी द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज साइज में छोटा होता है। तो हम जानते हैं सबसे ऊपर कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, फिर जर्मेनियम, फिर टिन और फिर लेड। तो क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट साइज इसका होता है,
स्मॉलेस्ट साइज का इससे बड़ा ये होता है, साइज ऐसे बढ़ता रहता है। तो क्योंकि इसका स्मॉलेस्ट साइज है बच्चों, तो इसलिए क्या होगा, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हमारे किसकी, कार्बन की। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे कार्बन की होती है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट करेक्ट, क्या सही सही नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोलता है जो आपका जर्मीनियम हाइड्रोक्साइड है वो बोलता है कि ये एम्फोटेरिक होता है। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही बात है, जर्मेनियम जो होता है वो एम्फोटेरिक होता ही है। अगर हम बात करें हाइड्रोक्साइड की, तो जो ऊपर के स्टार्टिंग वाले होते हैं कार्बन और सिलिकॉन, उनके एसिडिक होते हैं, और नीचे वाले जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, अब अगर दूसरा ऑप्शन देखिए, वो बोल रहा है GeCl2 ज़्यादा स्टेबल है GeCl4 से। अभी बताया था मैंने, +2 ऑक्सीजन स्टेट जो स्टेबल होती है वो सिर्फ लेड की होती है। ऊपर वाले +2 शो कर सकते हैं, लेकिन टिन तक जो है +4 ही स्टेबल है, +2 नहीं है। लेड में +2 स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ इनर्ट इफेक्ट। तो GeCl2 कैसे हो जाएगा स्टेबल GeCl4 से, GeCl4 विल बी मोस्ट स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर जर्मेनियम जो है +4 में है, और +4 ज़्यादा होती है स्टेबल किससे, +2 से। यहाँ नहीं लगता है इनर्ट पेयर, यहाँ लग नहीं पाता, इनर्ट पेयर लगता है। जो इनर्ट पेयर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है वो करता है लेड को। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। बी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए बी जो है हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑफ कार्बन फैमिलीज इन द ऑर्डर। स्टेबिलिटी पूछ रहा है हाइड्राइड की, तो बॉन्ड का पूछ रहा है सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है। तो बॉन्ड वही स्ट्रॉन्ग होगा जिन बॉन्ड में ओवरलैपिंग अच्छी होगी। हाइड्रोजन साइज छोटा होता है, हाइड्रोजन चाहेगा बॉन्ड बनाना उस एलिमेंट जिसका साइज उससे मैच करता है। तो एच का साइज जो मैच करता है वो करता है कार्बन से। तो कार्बन एच का बॉन्ड जो होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि दोनों की ओवरलैपिंग बहुत ही इफेक्टिव होती है। अब उससे बड़ा है सिलिकॉन, सिलिकॉन साइज बड़ा है तो एच से बॉन्डिंग उतनी अच्छी कर नहीं पाएगा, तो ऑब्वियसली बात है सिलिकॉन हाइड्रोजन का उतना स्ट्रांग नहीं होगा। उससे खराब होगा जर्मेनियम, उससे खराब टिन, और सबसे खराब लेड का। सबसे खराब बॉन्डिंग लेड की है, इसलिए लेड का तो आप हाइड्राइड बहुत ही मुश्किल से देख पाओगे। कार्बन का हाइड्राइड आप ज़्यादा देखते हो, कॉमन मोस्ट कॉमन हाइड्राइड कार्बन का देखते हो। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है बिकॉज ऑफ सेम साइज ऑफ ऑर्बिटल, बिकॉज ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग। तो आंसर क्या होगा बच्चों, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा CH4 इज द हैज अ मैक्सिमम, देन टिन, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन टिन, मतलब ए ऑप्शन विल बी आर करेक्ट। तो बेटा अगला क्वेश्चन हमें बोलता है द स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड इंक्रीजेस स्ट्रेटली इन द सीक्वेंस। अब अगर बात करें डाइहैलाइड की, इसका मतलब जो हमारे जो एलिमेंट है वो आपके +2 ऑक्सीजन स्टेट में है। अब बताया था +2 ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, डाउन द ग्रुप जो है बेटा +2 ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। लेड जो होता है वो +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि बेटा जो आपका लेड होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो S में होते हैं वो बाहर निकलते नहीं है। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका लेड जो है +2 शो करना चाहता है। तो लेड जो होगा उसका डाइहैलाइड बहुत स्टेबल होगा, और जितना ऊपर हम जाएंगे उतना जो होगा उतना डाइहैलाइड बहुत हो जाता है अनस्टेबल। तो अगर हम बात करें कार्बन में डाइहैलाइड नहीं, कार्बन में टेट्राहैलाइड ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर आप नीचे जाएंगे तो डाइहैलाइड इज मोर स्टेबल। तो हमें पता है सीक्वेंस कैसा है, सीक्वेंस होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पे +2 स्टेबिलिटी जो होती है, +2 स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब लेड का डाइहैलाइड इज द मोस्ट स्टेबल, और जर्मेनियम का डाइहैलाइड जो होगा, सिलिकॉन डाइहैलाइड जो होगा, इट मतलब लीस्ट स्टेबल आउट ऑफ ऑल द ऑप्शन, देन जर्मेनियम मोर एंड देन टिन, और सबसे स्टेबल लेड। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर व्हाट, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं एनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ कार्बन पे। पहला क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इनन्यूमरेबल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज ड्यू टू। तो कार्बन के जो बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं उसका रीजन क्या है। तो आपको पता है कार्बन जो होता है कैटिनेशन शो करता है, कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग। तो कार्बन अपने ही साथ जुड़ के एक लंबी चेन फॉर्म कर सकता है, जो कि बाकी लोग नहीं कर सकते, जो कार्बन कर सकता है। तो क्योंकि कार्बन सेल्फ लिंकिंग कर पाता है, इसलिए कार्बन कैन फॉर्म नंबर ऑफ कंपाउंड्स। इसलिए हम कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड अपने आसपास देखते हैं। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कैटिनेशन टेंडेंसी। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है सबसे हाईएस्ट कैटिनेशन रखता है सारे एलिमेंट में से। कार्बन के बाद सिलिकॉन का नंबर आता है, सिलिकॉन ऑल्सो कैटिनेशन, पर कार्बन इतना कैटिनेशन आज तक कोई नहीं कर पाया है। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन बेस होगा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन पे। तो पहला क्वेश्चन आपको बोलता है इसमें, ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट सॉलिड लुब्रिकेंट, बिल्कुल सही बात है। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेल्ट, बिल्कुल सही बात है। द रीजन फॉर दिस एनॉर्मलस बिहेवियर इज दैट, क्या है।
देखो होता क्या है, ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों होता है? ग्रेफाइट का जो होता है स्ट्रक्चर, इट हैज अ शीट लाइक स्ट्रक्चर। देखो देखो बेटा, ऐसे दिखता है ग्रेफाइट। 6 मेंबर रिंग बनाया था मैंने पहले भी, अभी पीछे। ग्रेफाइट की ऐसे लेयर स्ट्रक्चर होता है, रिंग होती है, और नीचे भी एक ऐसी रिंग होती है, 6 मेंबर रिंग, है ना। ये रिंग का आपस में अट्रैक्शन जो होता है, दिस अट्रैक्शन इज अ वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम बोलते हैं वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस अट्रैक्शन इज वेरी वीक इन नेचर। तो क्योंकि ये वीक है तो इसीलिए दी शील्ड्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। दैट्स वाई ग्रेफाइट इज स्लिपरी, यूज अ लुब्रिकेंट इन द इंडस्ट्री। लेकिन अगर आप ग्रेफाइट को मेल्ट करना है तो आपको सिर्फ ये नहीं तोड़ना, आपको ग्रेफाइट के कार्बन कार्बन बॉन्ड को भी तोड़ना होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है। इसलिए ग्रेफाइट को मेल्ट करना बहुत मुश्किल है। ग्रेफाइट के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो देखो आपस में कितने सारे कार्बन से ग्रेफाइट लिंक्ड है, तो उसको तोड़ना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। तो ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, पर ग्रेफाइट जो है एज अ लुब्रिकेंट, क्योंकि वो स्लिपरी होता है, तो एज अ लुब्रिकेंट यूज होता है इंडस्ट्री में। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, that it has carbon atom arranged in large plates of ring of strongly bonded carbon atom. Bond जो है वो strong bond है, it has single covalent bond which is a very strong in nature with weak interplate bond. तो interplate जो bond है, this bond is nothing, it is just attraction. Van der force of attraction बहुत weak होती है, तो बहुत weak है इसलिए slide कर पाता है। अगला क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी इज कॉमन इन डायमंड एंड ग्रेफाइट? बेटा डायमंड ग्रेफाइट में कौन सी प्रॉपर्टी कॉमन होती है? तो इन दोनों का बेटा एटॉमिक वेट सेम है, क्योंकि दोनों कार्बन से बने हैं। तो कार्बन का वेट क्या? कार्बन का वेट तो होता है 12U। तो दोनों का रेट एटॉमिक वेट जो होता है दोनों का सेम होता है, क्योंकि दोनों ही कार्बन से बने हैं। तो कंडक्टिविटी सेम नहीं, कंडक्टिविटी अगर बात करें तो ग्रेफाइट की होती है, वो डायमंड की नहीं होती है। स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग होता है, देखा है स्ट्रक्चर हमने। और डेंसिटी की बात करें, ग्रेफाइट डेंसिटी जो होती है बहुत ही कम होती है, बिकॉज इट हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। डायमंड हैज़ अ वेरी हाई डेंसिटी, पढ़ा है डायमंड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो काफ़ी हाई भी होता है। तो इसलिए जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि इनका रिलेटेड वेट जो है वो सेम है। ये दोनों में कॉमन बात है। अगला क्वेश्चन, वन रिसेंट डिस्कवरी इलेक्ट्रॉप ऑफ कार्बन, ये वाला कार्बन, इसे क्या बोलते हैं? इसको फुलरीन बोलते हैं। ये क्या है? ये कार्बन का एक और इलेक्ट्रॉप है। फुलरीन जो होता है वो बहुत तरह के होते हैं, 60 से लेकर 340 प्लस कार्बन तक फुलरीन में हो सकते हैं। C60 फुलरीन जो होता है, इट इज सबसे स्टेबल होता है, सबसे छोटा मॉलिक्यूल है फुलरीन का। इसका नाम होता है बकमिंस्टर फुलरीन। इस फुलरीन को बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरीन। और बेटा इट हैज़ अ फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, है ना, इट हैज़ अ सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो इसीलिए जो है C60 को हम फुलरीन कहते हैं, और C60 को स्पेशली हम बकमिंस्टर फुलरीन कहते हैं। बाकी सारे फुलरीन को फुलरीन, इसको स्पेशल नाम दिया है बकमिंस्टर फुलरीन, क्योंकि इन्हें बकमिंस्टर डिजाइन किया था। अगला क्वेश्चन, डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर मेड अप ऑफ कार्बन एटम, बिल्कुल सही बात है, पर डायमंड जो है बहुत हार्ड है पर ग्रेफाइट सॉफ्ट, ऐसा क्यों? इसलिए ये क्योंकि डायमंड में कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। इन द डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग अ नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, राइट। इस तरह डायमंड होता है, हर कार्बन एटम के 4 बॉन्ड होते हैं, टेट्राहेड्रल होता है डायमंड। तो डायमंड को तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि डायमंड के सारे बॉन्ड जो है वो एक कोवलेंट बॉन्ड है। डायमंड का एक भी बॉन्ड ऐसा नहीं है फ्री नहीं है, कोई बॉन्ड वीक नहीं है। पर ग्रेफाइट के बॉन्ड स्ट्रांग ही है, पर ग्रेफाइट में जो है इंटरप्लेट जो होता है उसमें जो अट्रैक्शन होती है वो तो वीक होती है। तो क्योंकि उसमें एक अट्रैक्शन होती है, वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसमें, जिसमें ग्रेफाइट सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि डायमंड में नहीं है। इसीलिए आपका डायमंड जो है वो स्ट्रांग है और ग्रेफाइट वीक है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो आपका रीजन जो बोलता है पहला, chemical bond between any two carbon atom in diamond are stronger? No. Diamond is ionic, graphite is covalent? No. Each carbon atom in diamond is chemically bonded to a greater number of neighboring carbon atom. बिल्कुल सही है, कार्बन एटम डायमंड जो है कार्बन एटम 4 से बॉन्डेड है, ग्रेफाइट में 3 से ही बॉन्डेड है। चौथा बॉन्ड तो उसका पाई बॉन्ड होता है ना, और डिस्टेंस जो होता है प्लेट में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अट्रैक्शन बहुत वीक होती है। तो रीज़न है कोवेलेंसी कम है ग्रेफाइट में। अगला क्वेश्चन, बकी बॉल और बकमिंस्टर फुलरीन क्या होती है? बताया था मैंने C60 वाला होता है, तो C60 वाला तो होता ही होता है। इलेक्ट्रॉप ऑफ कार्बन भी होता है फुलरीन,
ये भी सही बात है, चलो। और sp2 हाइब्रिडाइज बिल्कुल सही है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ग्रेफाइट और फुलरीन दोनों में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, और डायमंड में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो इसका आंसर तीनों ही ऑप्शन हो गए, मतलब आंसर हो गया डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते बच्चे। ग्रेफाइट इज यूज एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर, कहाँ पर, कैसे यूज होता है, एज अ मॉडरेटर। बेटा ग्रेफाइट जो होता है न्यूट्रॉन को रोकता है, उनकी स्पीड को रोकता है, न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करने में काम आता है आपका ग्रेफाइट, तो यूज होता है एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। अगला क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेस है सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और सिलिकॉन में। पहला क्वेश्चन है, इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड देयर आर डबल बॉन्ड बिटवीन सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम। पहले बनता कैसे, SiO2 जो है नॉर्मली ऐसा नहीं होता, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है कुछ इस तरह से बनता है, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, इस तरह से होता है। ऐसे ही बहुत सारे जो होते हैं आपके ऑल्टरनेटिव तरह जुड़े होते हैं इस तरह से, आगे जुड़े होंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखो इसमें है क्या, हर एक जो आपका सिलिकॉन है वो बॉन्डेड है किससे, बेटा वो बॉन्डेड है आपके 4 ऑक्सीजन एटम से, 1 2 3 4, देख लीजिए सारे सिलिकॉन जितने भी है वो 4 ऑक्सीजन एटम से बॉन्डेड है। दिस इज हाउ सिलिकॉन डाइऑक्साइड लुक लाइक, ये एनसीईआरटी की ही इमेज है। और ऑक्सीजन किससे, ऑक्सीजन बना रहा है सिर्फ 2 बॉन्ड सिलिकॉन से, सारे ऑक्सीजन 2 ही बनाएंगे, ऑक्सीजन कैन शो मैक्सिमम 2 कोवेलेंसी। तो ऑक्सीजन 2 बना रहा है बॉन्ड, और सिलिकॉन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। तो ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर है ई सिलिकॉन एटम सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम, बिल्कुल सही बात है। एंड ईच ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड बाय 2 सिलिकॉन एटम, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर वर्ड, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव अ 3 डायमेंशनल सिलिकॉन, कौन सा देगा। चलो भाई, जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो होगा कि अगर मान लीजिए आपने कंपाउंड लिया है ये वाला, अगर आपने R3SiCl लिया है, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ऑब्वियसली बात है Cl रिप्लेस करेगा और R3Si के साथ आ जाएगा OH। अगर इसे हम पॉलीमराइज कराएंगे तो बेटा ये कुछ इस तरह से होगा, सिलिकॉन के साथ 3 R लगे हुए हैं, और जो ये एक OH है ये आपस में कंडेंस होंगे, और ये इस तरह से जुड़ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ये 3D स्ट्रक्चर नहीं है, ये डाइमर बन रहा है, दो ही जुड़ पाएंगे, क्योंकि आगे जो है, आगे तो आर लग गया, और जब भी आर लगता है चेन की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, क्योंकि आर तो आगे बॉन्ड बना नहीं सकता ना, वो तो ऑलरेडी ऑलरेडी सेचुरेटेड है, बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। तो हो गया कि यहाँ 2 ही OH है, 2 ही OH जुड़ेंगे आपस में, दो बीच में आएगा आपका, बीच में आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, एस SiO SI बन जाएगा वो। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर डाइमर बनेगा। अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ देखें तो क्या होगा, RSiCl3, वाटर ऐड करेंगे तो आपके तीनों Cl रिप्लेस हो जाएंगे, तो आपका RSiOH थ्राइस बनेगा। तो कुछ इस तरह दिखेगा आपका ये, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH। अब अगर पॉलीमराइज करेंगे तो क्या होगा बेटा, जहाँ जहाँ पर OH है वहाँ वहाँ पर दूसरे वाले एटम से ये कंबाइन, दूसरे वाले मॉलिक्यूल से कंबाइन कर देगा, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ से भी करेगा, यहाँ से भी करेगा। तो आप देख पा रहे हैं सब जगह से कंबाइन कर जाएगा, और ऊपर से भी करेगा, 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, क्योंकि तीनों के तीनों OH बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो ये 3D करेगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर मैं बात करती इसकी, तो ये वाला जो होता है, ये वाला आपका सिर्फ लीनियर चेन फॉर्म करता है, क्योंकि 2 सिलिकॉन थे, 2 क्लोरीन थे, तो 2 OH आते, तो एक राइट में एक लेफ्ट में आता, तो लीनियर फॉर्म होता, ठीक है, पूरा शीट नहीं बनता आपका, 3D नहीं बनता, सिर्फ लीनियर फॉर्म होता। तो ये तो डायमर बनाएगा, लीनियर बनाएगा, ये वाला 3D बनाएगा, और ये वाला तो आपका पूरा का पूरा क्या बना देगा, पूरा का पूरा चेन बना देगा, मतलब चेन क्या, पूरा का पूरा मतलब शीट बन जाएगा एक तरह से, हर जगह ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह लग जाएगा आपका SiO बॉन्ड। तो ये अलग हो जाएगा, ये केस अलग है, बाकी ये, और वैसी बात है इसमें क्वेश्चन बोला है ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड, और सी ऑप्शन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही नहीं, क्योंकि आर ही नहीं लगा हुआ, तो आर तो कम लगा होना चाहिए, इसलिए A B D में से ही आंसर है, जो कि बी आंसर में दिख गया। आगे बढ़ते हैं, विच टाइप ऑफ सिलिकेट इज शोन इन द गिवन फिगर, क्या सिलिकेट है। तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कितना है, 1 2, दो ही ऑक्सीजन आइटम शेयर हो रखे, और ये किसमें, ये साइक्लिक सिलिकेट में होता है,
साइक्लिक लिक्विड ऐसा करता है, ऑर्थो नहीं, पायरो नहीं, मेटा नहीं, साइक्लिक लिक्विड जो होता है उसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, जो कि 2 कोऑर्डिनेशन नंबर वही शो करता है। अगला क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस अ फ्यूल एंड ऑल्सो अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे मिलती है प्रोड्यूसर गैस बच्चों? तो ये मिलती है जब आप कार्बन को रिएक्ट करोगे एयर में। एयर में क्या, एयर में O2 होगा, N2 होगा। तो बच्चे इससे क्या होगा, कार्बन बेसिकली कोक है आपका, इससे आपको CO मिलेगी, N2 मिलेगी। तो कि इस गैस को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। CO प्लस H2 होती है सिन गैस, CO प्लस N2 होती है प्रोड्यूसर गैस। तो बेटा ये है आपका प्रोड्यूसर गैस। तो क्या किया हमने, कोक को रिएक्ट करा है एयर से, है ना, एयर से, नॉट प्योर ऑक्सीजन, ओनली एयर दिया है, क्योंकि एयर में O2 भी होगा और N2 भी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोल रहा है पहला ऑप्शन, पासिंग स्टीम ओवर इन कैन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन बोल रहा है पासिंग स्टीम करेंगे ओवर द कोक, दूसरा बोल रहा है रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ एयर थ्रू अ बेड ऑफ कोक, अच्छा तीसरा बोल रहा है पासिंग अ मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड एयर ओवर द कोक एंड स्प्रेइंग ऑयल इनटू द हॉट रिटॉर्ट। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हम एयर सप्लाई करते हैं कोक में, एयर सप्लाई करा है हमने कोक में, तब मिलता है हमें प्रोड्यूसर गैस। तो वी सप्लाई द एयर इन द कोक।